जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव का माहौल बन चुका है। आखिर क्या सोच रही है भारतीय जनता पार्टी? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब यहां आ चुके हैं। इस बारे में और चर्चा करने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल, जो आपका आकलन है, जब आप घूम रहे हैं, वोटर्स से मिल रहे हैं, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए आप तैयार हैं? वैली और जम्मू दोनों जगह आपको लग रहा है आप कंफर्टेबल हैं? पूरी तरह हम आश्वस्त हैं। आपने देखा जिस तरह का उत्साह है, और केवल भारतीय जनता पार्टी को लेकर के है। और जहाँ जम्मू संभाग में भी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, कश्मीर घाटी में भी, और दूसरी पार्टियों की तुलना में हम बहुत अधिक मतों से आगे भी रहेंगे और बहुमत हमारे अपने बलबूते पे हमें प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। आपने कहा अपने बलबूते पर, तो ये सवाल लाजमी है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वैली में आपने बहुत कम सीटों पे अपने कैंडिडेट्स दिए हैं। वहां कहा जा रहा है कि जो जमात सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स है वो आपके प्रॉक्सी कैंडिडेट। नहीं, उसमें दो चीज़ें हैं। कैंडिडेट कितने, कहाँ देने, कब देने या विड्रॉ करने, ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसका ये अर्थ नहीं है, इससे और कोई बहुत ज़्यादा निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता। और ये केवल जम्मू कश्मीर के तक ही सीमित नहीं है, दूसरे प्रदेशों में जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भी ऐसा होता है। कहीं हमारा उम्मीदवार उतरता है, कहीं नहीं उतरता, कहीं किसी स्ट्रैटेजिक कारणों से कुछ एक निर्णय आगे के लिए छोड़ दिए जाते हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, जो दूसरा पार्ट है प्रॉक्सी, अब सच पूछिए तो ये सवाल सुन के मुझे बड़ा आनंद महसूस होता है, क्योंकि ये प्रश्न, ये इस तरह के जो बयान दे रहे हैं हमारे विरोधी दल, वो एक तरह का पराजय का प्रतीक है। क्योंकि वो अपनी पराजय दिखाई दे रही है, तो पहले से ही उन्होंने उस तरह के मैन्युफैक्चर करने शुरू कर दिए, एक्सप्लेनेशंस, बहाने कि ये प्रॉक्सी कैंडिडेट, अरे भैया अगर हमने उतारे तो आप भी उतारो प्रॉक्सी। कौन उतारा है प्रॉक्सी, क्या उसका प्रमाण है? बल्कि मैं तो इसको दूसरी तरह से कहूँगा, एक बहुत हेल्दी फिनोमेना, बहुत सेहतमंद बदलाव आया है जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में। हमने वो ज़माना देखा जब हम युवावस्था में थे, तो आखिरी दिन जो नामांकन का होता था, उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर सारे नामांकन रद्द कर देता था। जो सत्ताधारी दल था उसके प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार करके उसको उसी दिन डिक्लेयर कर देता था। और ये मजाक बन गया था कि साहब ये जनता एमएलए है कि एनसी एमएलए है, इस तरह का। आज वो नहीं, आज माहौल खुला है। आज जहाँ पर वोटर भी खुल करके बाहर आ रहा है, यानी 8-10% जहाँ पर वोटर टर्नआउट हुआ करता था, आज ज़िला परिषदों में 70-80 तक गया। लोकसभा में लगभग औसतन उतना ही रहा जितना कि देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर रहा, 68-69-60%। इसी प्रकार से जहां वोटर खोल के बाहर आ रहा है, वहां प्रत्याशी भी एक से एक, क्योंकि बहुत समय थे जो उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षा है, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है, वो दबी पड़ी थी। वो बाहर एक बार उभर कर आई हैं और इस विश्वास के साथ उभरी है कि अब हमारे पास वही लोकतांत्रिक प्रक्रिया उपलब्ध है जो बाकी देश में है। और मोदी जी ये सुनिश्चित कराएंगे कि जो भी यहाँ व्यवस्था स्थापित होगी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाद, वो एक ईमानदाराना तरीके के साथ होगी और पारदर्शिता के साथ। आतंकवाद को खत्म करना आपका एक बड़ा आप एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं वो पलट के पूछ रहा आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ है? पिछले कुछ दिनों में किश्तवाड़ में, डोडा में, रियासी में लगातार हमारे जवानों की शहादत हो रही है। सबसे पहले तो आतंकवाद खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, वो आप ही के चैनल से प्रमाणित हो जाता है। आप ही ने दिखाए थे वो बर्फ़ के गोले बना करके राहुल गांधी खेल रहे हैं अपनी दीदी के साथ। अब जब इनकी सरकार थी केंद्र में और जो इनकी सरकार थी जम्मू कश्मीर में, तो माफ़ कीजिए ये करने का ये साहस नहीं करते थे। ये एक सुरक्षा कवच के बीच में बंधे हुए कमरे में रहते थे, बाहर जाने से कतराते थे। वो इनके गृह मंत्री सुशील संधे स्वयं स्वीकार कर बैठे। आज तो लाल चौक में आइसक्रीम भी खाते हैं, रेजिडेंसी रोड रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जो ज़मीनी स्तर का जो पैटर्न था आतंक का, वो समाप्त हो चुका। ये जो घटनाएं होती है, द मिलिटेंट्स ऑन द रन, दे ट्राई टू क्रिएट न्यूज़। और ये भी जाते हुए ये एक आखिरी चरण है, उसमें कुछ ये वाक़यात हो रहे हैं क्योंकि श्री कश्मीर में थोड़ा सा दबाव पड़ा आतंकियों पे, उन्होंने अपना फोकस इस तरफ शिफ्ट किया। उसके उपरांत सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव लाया। उस रणनीति की बात सार्वजनिक तौर पर करना मुनासिब नहीं, लेकिन बहुत प्रभावी रणनीति है और थोड़े ही समय में इस पर भी अंकुश पा लिया जाएगा। स्टेटहुड की बात अगर करें, प्रधानमंत्री ने कह दिया है, गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया है कि स्टेटहुड दिया जा रहा है। फिर भी एक डाउट है, एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या ये उस तरीके का स्टेटहुड होगा जैसे दिल्ली में है, यूनियन टेरिटरी विद स्टेट असेंबली, या वैसा ही होगा जैसे बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने डोडा में हुई जनसभा में ये बात कही, उससे 6-8 महीने पहले जब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में उनका संबोधन था, वहाँ भी कहा
गृह मंत्री जी बार बार सदन में कह चुके हैं, उसके उपरांत कुछ कहने का औचित्य नहीं, आवश्यकता नहीं। अब ये हाँ, लेकिन आपका सवाल है कि ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि राजनीति में एक बड़ा पुरानी एक चतुराई होती थी जो अब काम नहीं करती, थैंक्स टू रियल टाइम रिपोर्टर्स लाइक यू। तो कश्मीर वालों के बारे में तो एक बड़ा मशहूर था एक किस्सा जो आपकी पिछली पीढ़ी के पत्रकारों को स्मरण होगा। वो कहते थे कि जो कश्मीर वाले हमारे राजनेता हैं कांग्रेस की ओर से, ये अपने जेब में 3 प्रेस नोट रखते हैं, एक श्रीनगर में बांट देते हैं, दूसरा जम्मू और तीसरा दिल्ली। लेकिन आजकल वो हो नहीं पाता, 3-4 दिन के बाद वहाँ अखबार आता था, पता नहीं चलता था। अब इनसे भी ये पूछ लीजिए, अब उदाहरण के तौर 370 को लेकर के कांग्रेस घाटी में ये पोस्टिंग करती है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, 370 हम वापस लाएंगे। जम्मू में आकर के इस तरह से जाहिर करती है कि हम 370 के खिलाफ हैं। अब लेकिन आज प्रेस नोट नहीं बांटते वो, क्योंकि पता रियल टाइम नोट है, इसलिए खामोश हो गए हैं। वही बात यहाँ पर भी हो रही है। ये जो मोदी जी ने सामान्य स्थिति बहाल की है, जो अमन बहाल किया है, जो आतंक पर काबू किया, उसका सबसे अधिक लाभ भी ये ले रहे हैं। हमें तो समय ही नहीं मिला लाल चौक तक जाने का। मैं तो पिछले 10 वर्षों से किसी मार्केट में घूमने का हमें का मौका तक नहीं मिला, इतना समय ही नहीं है। ये लाल चौक में भी जा रहे हैं, ये बर्फ़ के गोलों के साथ भी खेल रहे हैं, ये रेजिडेंसी रोड के रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि साहब ओहो आतंक है। और मुझे लगता है कि आज प्रमाण आधारित तर्क का युग है, तर्क तथ्य तुलना, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट। तो इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। अब ये जो घटनाएं हो रही हैं, दीज आर एनकाउंटर्स बिटवीन द पाक स्पॉन्सर्ड इंट्रूडर्स और मिलिटेंट्स एंड द इंडियन फोर्सेस, और उसका भी अब रणनीति बदल दी गई है। सर, क्योंकि आप यहाँ से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सेंटर द्वारा अपॉइंटेड हैं, और सेंटर में भी सरकार बीजेपी की है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी आपको कुछ फेस करने को मिल रही है यहाँ? नहीं, कतई नहीं, बल्कि लोग चाहते हैं, केवल जम्मू संभाग में ही नहीं, कश्मीर घाटी में भी। अगर आप गली कूची में घूम रहा है श्रीनगर के किसी व्यक्ति से पूछिए, नागरिक पूछिए, तो वो भी ये कहेगा कि 370 के जाने के बाद मुझे बहुत से ऐसे लाभ मिले जिनसे मैं वंचित था। वो हो सकता है खौफ के कारण कह ना पाए। बहुत सारे ऐसी प्रावधान जो इन्होंने अपने वंशवाद और अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को बनाए रखने के लिए लोगों से वंचित रखे थे, वो लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। पंचायतों को उनको अधिकार मिले, उनको केंद्र से आने वाली राशि मिली जो पहले मुख्यमंत्री की तिजोरी में जाती थी। हमारी बेटियों को अधिकार मिला। भी देखिए कितनी नाइंसाफ़ी थी कि अगर बेटी कहीं बाहर विवाह कर ले अपनी इच्छा से, तो उसे आप माता पिता की जायदाद से बेदखल कर दे। आज के ज़माने में जहाँ पे मोदी जी भारत को एक भौगोलिक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है, हम आकर के अब 5वीं फ्रॉम फ्रेजाइल 5 वी हैव बिकम फर्स्ट 5, और स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आने खड़े हुए। वहाँ हम ये सेंट्रल लॉ ना आए, 35A रहे, 370 रहे, तो उसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। आम नागरिक का 370 से कोई भला नहीं था। आम नागरिक की बात की तो एक जो मुझे सुनने को मिला कि भैया पहले बिजली का बिल का मीटर नहीं देता था, बिजली बहुत बड़ी इशू बन गया है कि बिजली हमको महंगी मिल रही है। तो इस तरह के ऐसा नहीं है, रोजमर्रा के सवाल हैं। वो तो ट्रांजिशन फेस है, बिकॉज नाउ वी आर मूविंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक एरा। तो पहले उसको हमें हमारे इसको कहते हैं इकोनॉमिकल बिहेवियर भी एक होता है। नाउ वी हैव टू डेवलप एन इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर। लेकिन वहाँ पर भी जहाँ जहाँ लोगों की चिंताएं हैं, जहाँ जहाँ उनकी तकलीफ है, उसका निवारण भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हुआ क्या है कि बहुत वर्षों से कड़ी टूट गई थी। 10 बरस से हमारे पास एमएलए नहीं थे। मोदी जी ने 20 बरस के बाद पंचायत के चुनाव कराए, जिला परिषदें थी नहीं। जब मल्टी टायर व्यवस्था हो तो ये छोटे छोटे ग्रीवेंसेस तुरंत एड्रेस हो जाती है, क्योंकि हर स्थान पर एमपी नहीं पहुंच पाता, हर स्थान पर एमएलए नहीं पहुंचता। तो मुझे लग रहा है कि इसका निवारण भी इसी चुनाव के बाद होगा। मेरे आखिरी 2 सवाल, आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, कितनी बहुमत से आप हम बड़े आराम से, बड़ी सुविधा और सरलता से बहुमत प्राप्त करने में सफल रहेंगे। तो हम अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, ऐसा मान लें? नहीं, ऐसा बिल्कुल ना कहिए, कतई ना कहिए। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री की कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। हम सब कार्यकर्ता होते हैं, हमारी जिम्मेवारियां बदलती हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। आपने देखा जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का हो, पंचायत का हो, लोकसभा, सभी उसमें एक साथ एक परिवार की तरह लग जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक पद पर रहे हैं तो इसका अर्थ ये होगा कि आपको दूसरे पद पर जाना है। इसमें ये शायद यही अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। वहाँ पर या पिताजी आपसे प्रसन्न हैं, या माताजी हैं, या फादर और सन और मदर और डॉटर। यहाँ ऐसा नहीं है। ये तो
एक बड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाला, यहाँ व्यक्ति की उपयोगिता के हिसाब से जिम्मेवारी दी जाती है। यहाँ कोई इंटाइटलमेंट नहीं है, हम सब कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता की तरह ही हम जिम्मेवारी निभाते हैं, ना कोई जिम्मेवारी बड़ी है ना छोटी है। बट क्या जम्मू, उधमपुर, इन इलाकों का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है? जी, डोडा से गुलाम नबी आजाद बने थे, पर मोर और लेस वैली से ही मुख्यमंत्री आए हैं, तो क्या पहली बार इस तरफ नहीं, से मैं भी? केवल ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, उसकी धर्म क्या होगा, उसकी जात क्या होगी, उसका नाम क्या होगा, ये नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक लोकतांत्रिक प्रणाली और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत उसकी अंदर की कामकाज करने की भी एक शैली है। जिस तरह से वो बाहर लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है, ऐसे भीतर भी लोकतांत्रिक मूल्यों। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हुए कि अगली सरकार जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। वो कौन होंगे, कहां से होंगे, किस संभाग से होंगे, इसका फैसला वो जनता पे छोड़। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।